हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग CCL यानी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ओवरमैन का एग्ज़ाम 29 जनवरी 2021 को हुआ है। उसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी वीडियो में हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आंसर के साथ में ही डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो में कोशिश किया गया है कि जो भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में दोनों में भी बनाया जाए, ताकि जो भी हिंदी में समझने वाले वो भी समझ जाए और इंग्लिश के लैंग्वेज में भी जो भी समझने वाले वो भी समझ जाएँ। और जो भी सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं तो ये सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो भी थोड़ा जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकता है और ऑप्शन भी अलग अलग हो सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका PDF मैं टेलीग्राम का जो चैनल है हमारा, तो वहाँ पर मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप डायरेक्टली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधा हम लोग क्वेश्चन पर जाते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, CMR 2017 के अनुसार SOP किस रेगुलेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया है, तो सारे क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे गए थे वो सीरीज़ में नहीं है, क्वेश्चन का नंबरिंग इधर उधर आपको देखने को मिल सकता है। तो लेकिन क्वेश्चन जो है सो सारे सेम ही क्वेश्चन है और आपको थोड़ा बहुत ऑप्शन जो है वो अलग मिल सकता है। और क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, लगभग दोनों लैंग्वेज में पूरे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो CMR 2017 के अनुसार SOP जो है सो कौन रेगुलेशन से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन A 101, ऑप्शन B 104, ऑप्शन C 110 और ऑप्शन D नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर B होना चाहिए। जो 104 रेगुलेशन है वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, उसी में दिया हुआ है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू 104 रेगुलेशन जो है सो SOP वहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन 110 रेगुलेशन में भी सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो होता है, रेगुलेशन नंबर 110 कोड ऑफ प्रैक्टिस, वहाँ भी SOP के बारे में चर्चा है। बट इसका जो आंसर शीट जारी करेगा CCL, वहीं से पता चलेगा कि एग्जैक्ट वो कौन सा आंसर को लेता है। और यदि आप लोग को यहाँ पे कौन आंसर लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से क्या माइंस एक्ट 1952 की परिभाषा में शामिल है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो माइंस एक्ट 1952 होता है उनमें से कौन से डेफिनेशन में शामिल है, माइंस की डेफिनेशन में शामिल है। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए कन्वेयर यूज फॉर कोल ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी है पावर स्टेशन फॉर कॉलोनी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वेयर यूज फॉर कोल ट्रांसपोर्ट। जो माइंस में कन्वेयर यूज़ किया जाता है, कोल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो जो कन्वेयर होगा वो माइंस की परिभाषा में आएगा। यहाँ पे माइंस की परिभाषा में कौन कौन आएंगे वे यहाँ पे पूछा गया है। तो जो पावर स्टेशन फॉर कॉलोनी होगा ये उसकी परिभाषा में नहीं आएगा, क्योंकि कॉलोनी में जो यूज़ करने के लिए जो पावर स्टेशन लगाया जाता है वो माइंस के डेफिनेशन माइंस एक्ट 1952 में नहीं दिया हुआ, वहाँ पे भी आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, मैनेजर द्वारा IME या PME इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है और फिर पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट किस फॉर्म में और कब भेजा जाता है। तो ये मैनेजर के द्वारा भेजा जाता है और यहाँ पे फॉर्म और डेट की बात यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए फॉर्म S 20 जनवरी या उससे पहले, ऑप्शन B फॉर्म S या फिर 20 फरवरी या उससे पहले, और ऑप्शन C फॉर्म T 20 जनवरी या उससे पहले, और ऑप्शन D है फॉर्म T 20 फरवरी या उससे पहले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, फॉर्म T या इसके बाद जो भेजा जाएगा 20 फरवरी या उससे पहले भेजा जाएगा IME और PME का रिपोर्ट मैनेजर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य की सुनने की फ्रीक्वेंसी या फिर उसको श्रव्य ध्वनि भी बोला जाता है, तो उसकी क्या होती है, यानी कितने की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम लोग सुन सकते हैं, उसको ऑडिबल साउंड भी बोला जाता है, तो वो क्या होती है। तो इसके ऑप्शन से, ऑप्शन ए 25 to 25,000 हर्ज, ऑप्शन बी 10 to 10,000 हर्ज, ऑप्शन सी 20 to 20,000 हर्ज और ऑप्शन डी है 25 to 2,000 हर्ज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 20 to 20,000 हर्ज, यानी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज की फ्रीक्वेंसी को हम मनुष्य सुन सकते हैं और इससे अधिक होने पर वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नहीं सुन सकते हैं, और यदि 20 हर्ज से कम हो जाएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी को भी हम सुन नहीं सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है,
ओपन कास्ट के लिए अटेंडेंस किस रजिस्टर या फिर फॉर्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि फॉर्म भी रूल में दिया हुआ है तो बनाया जाता है यहाँ पे। तो ओपन कास्ट का जो अटेंडेंस बनता है, अंडरग्राउंड का जो अटेंडेंस बनता है, और या फिर सरफेस का भी जो अटेंडेंस बनता है, अभी जो नया फॉर्म आया है, तो वो सारे का अटेंडेंस जो है सो फॉर्म डी में बनता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंटिन्यूस माइनर का मैक्सिमम वर्किंग ग्रेडियंट कितना होता है। जो अंडरग्राउंड माइंस में कंटिन्यूस माइनर इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सीएम शॉर्ट में बोला जाता है, तो उसका जो मैक्सिमम ग्रेडियंट है, मतलब कितना ग्रेडियंट पे वो काम कर सकता है, उसके ऊपर और ग्रेडियंट हो जाएगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए 1/7, ऑप्शन नंबर बी 1/4, ऑप्शन नंबर सी 1/3 और ऑप्शन नंबर डी 1/2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए 1/7, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में 1/7 और कुछ वीडियोस या फिर कुछ नोट्स भी मिले जहाँ पे 1/7 इसका आंसर देखने को मिला है, और बहुत सारे बुक्स में 1/4 भी इसका आंसर लिया हुआ है। और आपको इसका आंसर क्या लगता है तो ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और सीसीएल इसका क्या आंसर देता है वो तो इसका रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो ये आप अपने से भी देख लीजिए और हमें भी आप कमेंट करके बताओ, तो लोगों को पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर एक्चुअली क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, फुल फॉर्म ऑफ MOEF एंड CC। यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन पूछा गया था, जो MOEF है और CC का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन नंबर बी मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड फैमिली, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ एम्पावरमेंट फॉरेस्ट कंपनी, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो MOEF का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ऑप्शंस जो है सो वो अलग अलग या फिर कुछ दूसरा हो सकता है, बट आंसर जो है सो वो करेक्ट ही है, उसको आप देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल का रिजर्व कौन से स्टेट में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कोकिंग कोल इंडिया में पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है कौन से राज्य में स्थित है। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी झारखंड, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन नंबर डी है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड। झारखंड स्टेट में ही सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल का रिजर्व अवेलेबल है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक करते चलिए, और कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, कितने व्यक्ति से अधिक के नियोजित होने पर सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना व्यक्ति के नियोजित होता है माइंस में, तो वहाँ पे जो एक सब सेफ्टी कमेटी का गठन किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 150, ऑप्शन नंबर बी 50, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 500। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 100। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, 100 पर सेफ्टी कमेटी का गठन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपरेटस, इसे शॉर्ट में SCBA कहा जाता है, उसमें एब्जॉर्प्शन कैनिस्टर लगा होता है जो कि हवा में से किसको बाहर निकाल देता है। SCBA में जो एब्जॉर्प्शन कैनिस्टर होता है, एक apparatus होता है, वो हवा में से किस चीज़ को जो है सो बाहर निकाल देता है साफ करके। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है नॉक्सियस गैसेस, ऑप्शन नंबर बी है मॉइस्चर, ऑप्शन नंबर सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन नंबर डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, जो मैंने बुक में पढ़ा, नेट पे और जहाँ भी मिले तो उसको सर्च करने के बाद पता चला कि इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि इसका कोई दूसरा यदि आंसर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इसका CCL का आंसर का तो हम सबों को वेट है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पे, सॉलिड ब्लास्टिंग में दो लगातार होल के बीच का अधिकतम समय अंतराल कितना होता है। जो माइंस में सॉलिड ब्लास्टिंग किया जाता है तो दो जो कंजिक्यूटिव होल होता है तो उसके बीच का जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल फूटने का, वो मैक्सिमम कितना होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में है 25 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 60 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 100 मिली सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 160 मिली सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 60 मिली सेकेंड। 60 मिली सेकेंड होता है, जो दो कंजिक्यूटिव होल के बीच का जो फूटने का इंटरवल होता है वो 60 मिली सेकेंड होता है, मैक्सिमम इंटरवल है। और ये फर्स्ट और लास्ट का जो होता है वो ये
150 मिली सेकेंड का होता है फर्स्ट और लास्ट का फूटने का टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे पूछा गया है दो कंसिक्यूटिव का, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 60 मिली सेकेंड। और यदि दो डेटोनेटर की बात करता तो उसका राइट आंसर होता 25 मिली सेकेंड। जो दो यदि सेम डेटोनेटर दो लगा हुआ है तो उसके टाइम का जो इंटरवल होता फूटने का वो 25 मिली सेकेंड होता। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, परमानेंट बेंच स्लोप और डंप का मिनिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। जो ओपन कास्ट माइंस में बेंच बनाया जाता है या फिर डंप किया जाता है तो वहाँ पे डंप करने के बाद जो बेंच बनता है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे पूछा गया है कितना होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए है नॉट लेस देन 1.5, ऑप्शन नंबर बी है 1.3, ऑप्शन नंबर सी नॉट लेस देन 1.3 टू 1.5 और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉट लेस देन 1.5। जो बेंच स्लोप होता है या फिर डंप जो होता है तो उसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से कम नहीं होना चाहिए। ये भी 2-3 किताबों में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर किस में यूज़ होने वाली डिवाइस है। जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर डिवाइस होती है वो किस में यूज होती है, ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो ये इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए कन्वेयर, ऑप्शन नंबर बी हॉलेज, ऑप्शन नंबर सी शॉवेल और ऑप्शन नंबर डी है टीपर और डंपर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टीपर या फिर डंपर में यूज़ किया जाता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। और ये एक सेफ्टी डिवाइसेस होता है, इससे सेफ्टी में इजाफा होता है या फिर कुछ ज़्यादा सेफ्टी इससे मिलता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, ओपन कास्ट माइन में फ्लाई रॉक बनने का क्या कारण होता है। तो जो ओपन कास्ट माइंस में फ्लाई रॉक का उड़ना जो होता है या फिर बनता है तो उसके क्या क्या कारण हैं। तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन में एक्सेसिव बर्डन, ऑप्शन में बी ओवर चार्जिंग, ऑप्शन नंबर सी इनसफिशिएंट ऑफ होल्स, ऑप्शन नंबर डी ए बी सी आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए बी सी आर करेक्ट। मतलब ये तीनों जो है सो सही है। इन तीनों की वजह से जो है सो ओपन कास्ट माइंस में फ्लाई रॉक का बनना होता है या फिर फ्लाई रॉक का निर्माण होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, डीजीएमएस की परीक्षा में अधिकतम कितनी बार शामिल हो सकता है। जो डीजीएमएस एग्जाम कंडक्ट करवाती है जीटी, ओवरमैन, सरदार, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एग्जाम का जो भी कंडक्ट करवाया जाता है तो उसमें आप कितने बार एक एग्जाम में बैठ सकते हो। जैसे कि यदि आप माइनिंग सरदार के एग्जाम में दे रहे हो तो उस माइनिंग सरदार के लिए आप कितने बार बैठ सकते हो। ये नहीं कि जीटी माइनिंग सरदार सबको मिला करके, एक अप्रोप्रिएट सिंगल एग्जाम के लिए आप कितनी बार आप एग्जाम में बैठ सकते हो। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। ये क्वेश्चन जो है सी हमारा 2017 से ही दिया हुआ है। किसी भी एक एग्जाम में आप मैक्सिमम 7 बार एग्जाम दे सकते हो, इसके बाद आप उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे यहाँ पे 16 है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ एक्सप्लोसिव वैन। ये भी जो है सो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जो एक्सप्लोसिव वैन होता है जिससे कि बारूद को ढोया जाता है तो उसका मैक्सिमम स्पीड कितना होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में 15 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी 20 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर सी 25 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर से अधिक की स्पीड में जो बारूद की गाड़ी होगी वो उससे अधिक स्पीड में कभी भी नहीं चलाई जाएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, मैच विथ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे एक मैचिंग के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले एक तरफ है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और दूसरी तरफ है नंबर ऑफ WI यानी कि वर्कमैन इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे इसको मैच करवाना है। तो यहाँ पे पहला है 500 एम्प्लॉयमेंट पर कितने हो जाएंगे WI 3 हो जाएंगे माइनिंग इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से। इसके बाद 2400 में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, एक का यहाँ पे 3, 2 का 1, क्योंकि 1500 के बाद कितने हो जाते हैं, एक बढ़ जाते हैं माइनिंग डिसिप्लिन से। और तीसरा यहाँ पे 3600, तो 3600 पे कितना 6 हो जाएगा, क्योंकि 2500 तक कितना रहेगा 4 रहेगा, 3500 तक 5, 3500 के बाद फिर 1 बढ़ेगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मैचिंग करने के बाद ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मैच विथ करेक्ट सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952। यहाँ पे एक स्टेटमेंट के साथ में माइंस एक्ट का सेक्शन दिया हुआ है तो उस सेक्शन के साथ में मैच कराना है। तो स्टेटमेंट है एक तरफ सेक्शन है। यहाँ पे पहला में दिया हुआ है मैनेजर, दूसरा है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, तीसरा है बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एम्प्लॉयमेंट, चौथा है नोटिफाइड, इधर पहला में 24 सेक्शन, 2 में है 40 सेक्शन, 3 में 25 सेक्शन, 4 में 17। तो यहाँ पे पहला जो मैनेजर है ये 17 सेक्शन में दिया हुआ, 1 का 4 हो जाएगा। दूसरा है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी क्या हो जाएगा 1,
24 में दिया हुआ है, 24 सेक्शन में। बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज एम्प्लॉयमेंट ये दिया हुआ है सेक्शन 40 में, और लास्ट में नोटिफाइड है ये दिया हुआ है 25 में। तो यहाँ पे जो है सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 का 1 यहाँ पे आप मिला के इसको देख सकते हो। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, मोर स्केल से किसका पता चलता है? जो मोर स्केल ऑफ हार्डनेस, ही नाम ही सही पता चल रहा है कि जो मोर स्केल होता है तो उससे क्या पता चलता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया था परमियाबिलिटी था, हार्डनेस और बोथ था नन। तो यहाँ थोड़ा सा किसी के लिए कंफ्यूजिंग होगा, बट बहुत ईजी क्वेश्चन था, क्योंकि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हार्डनेस। मोर स्केल ऑफ हार्डनेस तो बोला ही जाता है, मिनरल की हार्डनेस को जानने के लिए इसका स्केल का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि वीडियोज अच्छा लग रहा है तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट और लाइक भी करते चलिए, और यदि गलती है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20, सीसीएल को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस जो है सो कब मिला? सीसीएल को मिनी रत्न कैटेगरी का अवार्ड दिया गया है, और वो कैटेगरी 1 का अवार्ड है। मिनी रत्न का स्टेटस जो है कैटेगरी 1 का है, वो कब मिला है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 2007, ऑप्शन नंबर बी 2005, ऑप्शन नंबर सी 2009 और ऑप्शन नंबर डी 2011। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2007। अक्टूबर के महीने में 2007 में सीसीएल को मिनी रत्न कैटेगरी 1 का स्टेटस मिला था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, सीसीएल की स्थापना कब हुई? यहाँ पे बहुत ही लंबा पूछा गया था, पर वहाँ पे पूछने का मतलब यही ही था कि सीसीएल जो है सो कब स्टैब्लिश हुआ या फिर उसकी स्थापना कब हुई। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में 1 अक्टूबर 1975, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1975, ऑप्शन नंबर सी 1 नवंबर 1976 और ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल 1976। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1975। जिस दिन सीआईएल की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1975 को, उसी दिन साथ ही साथ में सीसीएल का भी स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1975 को। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, नया कोल माइंस रेगुलेशन कब से लागू हुआ है? जो न्यू कोल माइंस रेगुलेशन 2017 है, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो वो 2017 के किस महीने से लागू हुआ है वो आपको बताना। तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन में अक्टूबर 2017, ऑप्शन नंबर बी जनवरी 2017, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 2017, ऑप्शन नंबर डी नवंबर 2018। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवंबर 2017 जो है सो तभी से लागू हुआ है, तभी से इफेक्टिव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, सीओ की अनुमोदित मात्रा या फिर उसको परमिसिबल लिमिट बोला जाता है, या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ सीओ, यानी कितनी अनुमोदित मात्रा है, कितना परमिसिबल अंडरग्राउंड माइंस में है सीओ की। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन में ए है 0.05%, ऑप्शन में बी है 0.005%, ऑप्शन में सी 0.5% और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.005%। जो अनुमोदित मात्रा है सीओ की अंडरग्राउंड माइंस में वो है 50 ppm, या फिर 0.005 बोले, 0.005% बोले, या फिर 50% 50 ppm बोले, या फिर 0.05% बोले, दोनों एक ही चीज़ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, किस गैस को वाइट डैम कहा जाता है? यानी कि वाइट डैम का यहाँ पे सिनोनिम्स पूछा गया था, या पर्यायवाची वाइट डैम्स मतलब किस गैस को बोला जाता है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ऑप्शन नंबर डी H2S पोचा गैस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CO। वाइट डैम जो है सो खूनी गैस या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, सेम ही चीज़, एक ही चीज़ है बट अलग अलग नाम है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। वाइट डैम को CO गैस भी बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 नंबर है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है, क्वालिफिकेशन के अनुसार सजाएं, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन प्रोसेस ऑफ कोल। को जो कोल बनने का प्रोसेस होता है तो उसके अनुसार जो अरेंजमेंट है यहाँ पे सजाना है। तो इसके ऑप्शन से मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता ही देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है सो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट, जो कोल बनने का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और एंथ्रासाइट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है,
डीजीएमएस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? जो डीजीएमएस है जहाँ पे जो हम लोग एग्जाम देते जीटी वगैरह का, तो वो जो है सो किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ था क्वेश्चन, और बट ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो इसके ऑप्शन से मिनिस्ट्री ऑफ माइन, मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ऑप्शन नंबर सी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, ऑप्शन नंबर डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। जो डीजीएमएस आती है ना ही मिनिस्ट्री ऑफ माइन के अंदर आती है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की अंदर आती है। ये एक अलग ही मिनिस्ट्री के अंदर आती है और वो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इनमें से कौन सी सीसीएल का एरिया नहीं है? यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है तो इसमें बोला जा रहा है कि जो एरिया है ये कौन सा सीसीएल का एरिया नहीं है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है अरगड्डा, ऑप्शन नंबर बी है राजहरा, ऑप्शन नंबर सी है पीपरवार, ऑप्शन नंबर डी है मुगमा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगमा जो है सो सीसीएल का एरिया नहीं है। मुगमा एरिया जो है ये ईसीएल के अंडर आता है, ईसीएल का एरिया है मुगमा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोल इंडिया के किस सब्सिडरी में अंडरग्राउंड माइंस नहीं है? जो कोल इंडिया का सब्सिडरी है, 7 सब्सिडरी जो कोल प्रोड्यूस करता है, टोटल 8 सब्सिडरी है पर एक तो कोल प्रोड्यूस करता नहीं, तो 7 जो कोल प्रोड्यूस करता है लेकिन एक के पास कोई भी अंडरग्राउंड माइंस है ही नहीं। तो वो कौन सा कंपनी है, कौन सा सब्सिडरी है कोल इंडिया का? तो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन ए था एसीसीएल, ऑप्शन बी एनसीएल, ऑप्शन सी डब्ल्यूसीएल और ऑप्शन डी एमसीएल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो एनसीएल है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, उसके पास कोई भी अंडरग्राउंड माइंस नहीं है और सिर्फ उसके पास ओपन कास्ट माइंस चलता है, ओपन कास्ट माइंस ही है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। डेटोनेटर में सेंसिटाइजर के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, फिर किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? जो डेटोनेटर उपयोग किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव को ब्लास्टिंग करने के लिए या फिर ब्लास्ट करने के लिए, तो उसमें सेंसिटाइजर यूज़ किया जाता है। तो उसमें सेंसिटाइजर में क्या यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए अमोनियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन नंबर सी चारकोल और ऑप्शन नंबर डी एनजी यानी नाइट्रोग्लिसरीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोग्लिसरीन। सेंसिटाइजर के रूप में नाइट्रोग्लिसरीन के साथ साथ एक एल्यूमिनियम पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सुपर एलिवेशन किससे संबंधित है? जो सुपर एलिवेशन वर्ड ये है, वर्ड जो है सो किससे रिलेट करता है, किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए बेंच, ऑप्शन नंबर बी होल रोड, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सुपर एलिवेशन होता है वो सिर्फ होल रोड से संबंधित होता है। जो टर्न जहाँ पे किनारा होता है, टर्निंग करना होता है, वहाँ पे किनारे की ओर थोड़ा सा उठा हुआ और थोड़ा सा जो साइड की ओर होता है वो झुका हुआ होता है, उसे सुपर एलिवेशन होता है, ये होल रोड में बनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 31। ब्लास्टिंग परफॉर्मेंस कौन से फैक्टर पर आधारित होता है या फिर किससे पता चलता है? जो ब्लास्टिंग का परफॉर्मेंस होता है वो किससे हम लोग को जो पता चलता है कैसा ब्लास्टिंग रहा, तो किस फैक्टर से पता करते हैं? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए पावर फैक्टर, ऑप्शन नंबर बी होल फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी पाउडर फैक्टर और ऑप्शन नंबर डी डेटोनेटर फैक्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाउडर फैक्टर। पाउडर फैक्टर से ये पता चलता है कि ब्लास्टिंग की क्या परफॉर्मेंस रही, कैसा ब्लास्टिंग रहा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइंस का तापमान, यदि माइंस का तापमान जो है सो 32 डिग्री सेंटीग्रेड होने पर माइंस, यहाँ पे माइंस होगा, माइंस के हवा की कम से कम कितनी स्पीड होगी? जो टेम्परेचर जो है सो 32 डिग्री हो गई है, 32 डिग्री सेल्सियस हो गई, तो हवा की जो स्पीड होगी, वेलोसिटी ऑफ एयर होगा, तो वहाँ पे कितना होगा? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 0.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी 1 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी 1.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यदि जो टेम्परेचर होता है माइंस में 30.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो वहाँ पे जो हवा की गति होती है, वेलोसिटी ऑफ एयर होता है, वो 1 मीटर पर सेकंड से कम नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 है, माइंस रेस्क्यू रूल कब से लागू हुआ? जो माइंस रेस्क्यू रूल है कब से इफेक्टिव हुआ, कब से लागू हुआ? तो सिर्फ ईयर ही वहाँ पे पूछे गए थे, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है 1985, ऑप्शन नंबर बी 1955, ऑप्शन नंबर सी 1966, ऑप्शन नंबर डी 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985। तो माइंस रेस्क्यू रूल है 1985 से इफेक्टिव है, 1985 में लागू हुआ और ये सिर्फ अंडरग्राउंड माइंस के लिए लागू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34,
फुल फॉर्म ऑफ AFC, यहाँ पे AFC का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन थे आर्म्ड फेस कन्वेयर, ऑप्शन नंबर बी आर्म्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर, ऑप्शन नंबर सी आर्मर्ड फेस कन्वेयर और ऑप्शन नंबर डी आर्मर्ड फ्लेक्सिबल चेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। AFC का फुल फॉर्म आर्मर्ड फेस कन्वेयर होता है, ना कि आर्म्ड। तो ये आप हमेशा याद रखिएगा स्पेलिंग के साथ में, आर्मर्ड फेस कन्वेयर AFC का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे फुल फॉर्म का पूछा गया था, फुल फॉर्म एसएमपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन नंबर बी सेफ माइनिंग प्लान, ऑप्शन नंबर सी सेफ मैनेजमेंट प्लान, ऑप्शन नंबर डी सेफ्टी माइनिंग प्लान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। अभी कुछ देर पहले ही मैंने इसी वीडियो में बताया, 104 रेगुलेशन में दिया हुआ है सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एसएमपी के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन यदि आप लोग को रॉन्ग लगता है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि सबों को पता चल सके क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 फुल फॉर्म ऑफ SSR। यहाँ पे एक और फुल फॉर्म पूछा गया था और ये पुराना रेगुलेशन थे चूँकि ये ख़त्म हुआ नहीं है, पर यहाँ पे अभी रेगुलेशन में दिया नहीं है, तो यहाँ पे उसका ही फुल फॉर्म पूछा गया था, जिसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर सिस्टमेटिक सपोर्ट रिकॉर्डिंग, ऑप्शन नंबर बी सिस्टमेटिक स्लोप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर सी सेफ सपोर्ट रूल और ऑप्शन नंबर डी सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल। अकॉर्डिंग टू ओपन कास्ट यदि SSR बोलता और वहाँ पे यदि जो ओपन कास्ट के हिसाब से SSR का जो फुल फॉर्म होता है, जो NCL में पूछा गया था स्लोप स्टेबिलिटी राडार, पर यहाँ पे वैसा नहीं था, सिर्फ SSR का फुल फॉर्म पूछा था और ओपन कास्ट बल्कि स्लोप स्टेबिलिटी राडार भी नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बिल्कुल सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। मैनेजर किस सक्षम व्यक्ति को नियुक्त करता है। जो मैनेजर होता है तो वो किस कॉम्पिटेंट पर्सन को एम्प्लॉय जो है सो अपॉइंट करता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए ओवरमैन, ऑप्शन नंबर बी शॉट फायरर, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोथ एंड बी। जो मैनेजर होता है वो ओवरमैन को भी नियुक्त करता है और शॉट फायरर को, चूँकि ओवरमैन एक कॉम्पिटेंट पर्सन होने के साथ साथ ऑफिशियल है, पर ऑफिशियल होते हुए भी वो एक कॉम्पिटेंट है उसको नियुक्त भी करता है, और शॉट फायरर तो एक कॉम्पिटेंट पर्सन है ही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यदि आप लोग को लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, देखते कितना लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी होता है, पर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि ओवरमैन भी एक कॉम्पिटेंट पर्सन है और नियुक्ति होती है मैनेजर के द्वारा ही। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 38। कैलेंडर ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट विद। जो कैलेंडर ईयर का क्या मतलब होता है और फाइनेंशियल का क्या मतलब होता है, यानी कि कब कब से शुरू होता है, तो उसको हम लोग कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन दिया गया था, ऑप्शन ए 1 जनवरी, 1 जनवरी के साथ कैलेंडर ईयर और फिर 1 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 1 जनवरी 1 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल 1 जून, ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 1 जुलाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जनवरी 1 अप्रैल, यानी 1 जनवरी से शुरू हुआ तो वो कैलेंडर ईयर कहलाया और 1 अप्रैल से यदि शुरू हुआ तो फाइनेंशियल ईयर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक साथ यहाँ पे 2 क्वेश्चन इन्होंने दे दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 39। प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस ऑफ कोल। जो कोल का एनालिसिस किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि कोल में क्या क्या चीज़ें होती है, तो उससे मतलब क्या क्या एनालाइज करते हैं कोल में हम। तो इसके ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर ए मॉइस्चर प्लस एस प्लस फिक्स्ड कार्बन प्लस वीएम मतलब वोलेटाइल मैटर, ऑप्शन नंबर बी मॉइस्चर प्लस एस प्लस नाइट्रोजन प्लस फिक्स्ड कार्बन प्लस वोलेटाइल मैटर, ऑप्शन नंबर सी मॉइस्चर प्लस एस प्लस सल्फर प्लस फिक्स्ड कार्बन, ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन प्लस सल्फर प्लस एस प्लस फिक्स्ड कार्बन प्लस वोलेटाइल मैटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। जो कोयला में है जिससे हमें मॉइस्चर का पता चलता है, एस और फिक्स्ड कार्बन के साथ साथ में वोलेटाइल मैटर का भी पता चलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 है, हॉलेज रोप का रीकैपिंग कम से कम कितने समय अंतराल में किया जाता है। जो हॉलेज रोप होता है उसके रीकैपिंग करते हैं तो कितने समय अंतराल पर किया जाता है, ये भी बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ्स, ऑप्शन नंबर डी
9 मंथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 मंथ, यानी प्रत्येक 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने के इंटरवल पर जो है सो हॉलेज रोप की रीकैपिंग की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सामान्य चाल में रूफ बोल्ट कितनी दूरी पर लगाया जाता है? डेंसिटी ऑफ रूफ बोल्ट इन फेयर रूफ। यदि जो फेयर रूफ है, सामान्य चाल है, जिसका 40 से 60 होता है, वहाँ पे जो RMR है, तो वहाँ पे जो कितने दूरी पर जो है सो एक रूफ बोल्ट लगाएंगे, या फिर कितना रूफ बोल्ट कितना दूरी पर लगाया जाएगा? तो इसका ऑप्शन था, ऑप्शन है 0.7 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, ऑप्शन नंबर सी 1 to 1.2 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर, और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर। मतलब फेयर रूफ के लिए जो है सो 1 स्क्वायर मीटर में 1 बोल्ट लगाते हैं, और यदि थोड़ा सा कमज़ोर चाल है तो वहाँ पे 0.7 बोल्ट पर स्क्वायर मीटर में लगाते हैं, और थोड़ा सा यदि अच्छा रूफ हो जाता है तो वहाँ पे 1 से लेकर के 1.2 बोल्ट को 1 स्क्वायर मीटर में हम लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 है, रूफ बोल्ट में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कितने परसेंटेज में किया जाता है? रूफ बोल्ट में एंकरेज टेस्टिंग की जाती है, और एंकरेज टेस्टिंग में ही डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को किया जाता है। तो एंकरेज टेस्टिंग जो किया जाता है, पूरे बोल्ट का 10% में एंकरेज टेस्टिंग को किया जाता है। और यहाँ पे पूछा गया कि डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1%, ऑप्शन नंबर बी 3%, ऑप्शन नंबर सी 2%, ऑप्शन नंबर डी 4%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1%। 1% में डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, और यदि एंकरेज टेस्टिंग की बात पूछता तो वहाँ पे इसका आंसर 10% होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 है, CEA यानी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 है, उसके अनुसार माइंस में कितने वोल्ट की बिजली का प्रयोग करते हैं? जो मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है अंडरग्राउंड माइंस में, उसका कितना परसेंट हम लोग यूज़ करते हैं, उसकी बात यहाँ पे पूछा गया था। तो CEA के अनुसार, तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1100 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 2200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 3300 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 6600 वोल्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6600 वोल्ट, यानी 6600 वोल्ट तक का हम लोग अंडरग्राउंड माइंस या फिर ओपन कास्ट माइंस में भी, यहाँ पे ये नहीं बोला गया था कि अंडरग्राउंड ओपन कास्ट, सिर्फ माइंस में बोला था। तो 6600 वोल्ट तक का हम लोग माइंस में प्रयोग करते हैं या फिर उसका यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है, फॉल्ट प्लेन को प्लान में किस रंग से दर्शाया जाता है? जो फॉल्ट प्लेन होता है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस का एक जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है फॉल्ट का, तो वो प्लान में किस कलर से दर्शाया जाता है, फिर दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ब्लू, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी येलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेड से, लाल कलर से दिखाया जाता है फॉल्ट प्लेन को प्लान पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, यहाँ पे 45, खान का प्रवेश द्वार HFL से कम कितना ऊपर रहता है? जो माइन का एंट्रेंस होता है जो, और HFL होता है, तो HFL से कितना ऊपर एंट्रेंस जो बनाया जाएगा, वो कितने ऊपर पर बनाया जाएगा? HFL बोले तो हाईएस्ट फ्लड लेवल से कितना ऊपर पर बनाया जाएगा माइंस का एंट्रेंस? तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 1 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 1.5 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 2.0 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 1.8 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1.5 मीटर। जो HFL होगा, जहाँ पे HFL लाया गया होगा माइंस में, उसके कम से कम 1.5 मीटर ऊपर ही हमेशा, उससे ज़्यादा ही रख सकते हैं, उससे कम नहीं रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उससे ऊपर ही 1.5 मीटर से ऊपर रखना पड़ेगा माइंस का एंट्रेंस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 46 है, वाटर डेंजर, यहाँ पे होगा गलती हो गया, वाटर डेंजर प्लान में क्या क्या दिखाया जाता है? तो जो वाटर डेंजर प्लान बनाया जाता है, तो उसमें क्या क्या शो किया जाता है, क्या क्या दिखाया जाता है? इसके ऑप्शन से थोड़ा बहुत यहाँ पे ऑप्शन दूसरा हो सकता है, बट मैक्सिमम जो है तो सेम ही है लगभग। और ये रेगुलेशन नंबर 65 में दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन में ए है नल्ला, जिसको हिंदी में भी नल्ला बोलते हैं, रिवर नदी, लेक, वाटर पॉन्ड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज, ऑप्शन नंबर बी है एवरी रिजर्वायर, डैम और अदर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर सी है डाइक, फॉल्ट और अदर जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दी।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इन सभी चीज़ों को पानी और पानी को रोकने वाली जो भी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, डाइक वगैरह, इन सभी चीज़ों को वाटर डेंजर प्लान में शो किया जाता है, दिखाया जाता है। 65 रेगुलेशन को आप देख सकते हो। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन नंबर 47 है, ड्रम एंड पुली का व्यास रोप के व्यास का कम से कम कितना होता है। जो ड्रम होता है, वाइंडिंग का ड्रम, और पुली जो होता है, तो जो रोप होता है उसके व्यास का कितना होता है। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए 100 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 80 टाइम्स, ऑप्शन नंबर सी 160 टाइम्स, ऑप्शन नंबर डी 120 टाइम्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 टाइम्स। जो रोप का डाया होता है उससे 100 गुना ज़्यादा ड्रम का डाया और साथ ही साथ पुली का भी डाया होना चाहिए, 100 गुना ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, कितने व्यक्ति के नियोजित होने पर और कितने किलोमीटर के रेडियस में रेस्क्यू स्टेशन नहीं होने पर रेस्क्यू रूम बनाया जाएगा। ये माइंस रेस्क्यू रूल से क्वेश्चन पूछा गया कि यदि माइंस में कितना व्यक्ति के नियोजित होता है और आसपास कितना रेडियस के अंदर में कोई माइंस रेस्क्यू स्टेशन नहीं है, तो माइंस वहाँ पे रेस्क्यू रूम बनाना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, इसके ऑप्शन था, ऑप्शन में है 100% एम्प्लॉयमेंट जो है 100 और 25 किलोमीटर रेडियस, ऑप्शन नंबर बी 100 एम्प्लॉयमेंट 35 किलोमीटर रेडियस, ऑप्शन नंबर सी 150 एम्प्लॉयमेंट 35 किलोमीटर रेडियस, ऑप्शन नंबर डी 200 एम्प्लॉयमेंट और 25 किलोमीटर रेडियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 100% के एम्प्लॉय होने पर रेस्क्यू रूम बनेगा और साथ ही साथ 35 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी रेस्क्यू स्टेशन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 है, इलेक्ट्रिकल फायर को कौन क्लास से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है उसको कौन क्लास कैटेगरी में रखा गया या फिर किसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए क्लास ए, ऑप्शन नंबर बी क्लास सी, ऑप्शन नंबर सी क्लास टी और ऑप्शन नंबर डी क्लास ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सबों को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर डी क्लास ई। क्लास ई से पता चलता है कि वो इलेक्ट्रिकल फायर को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन सोर्स ऑफ इग्निशन एंड एक्चुअल फ्लेम इज अपीयर्ड इज कॉल्ड। कोई भी चीज़ में, कोयले या मिनरल या फिर मैटर में जो समय में जो वहाँ पे यदि आग लगने की टाइम होती है या फिर उसका एक टेम्परेचर पे आग लगता है, तो वो जब लगता है आग वहाँ पे, तो उसके समय का अंतराल को क्या बोला जाता है, आग लगने के समय का अंतराल को क्या बोलते हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर ए लैक ऑफ इग्निशन, ऑप्शन नंबर बी फायर इंटरवल, ऑप्शन नंबर सी टाइम इंटरवल ऑफ फायर और ऑप्शन नंबर डी नन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लैग ऑन इग्निशन। उस समय के जो समय होता है उस समय को बोलते हैं लैग ऑन इग्निशन। जब किसी वस्तु में जो उसमें एक समय होता है जिसके अंदर में वो आग लगनी होती है, तो उसी को ही लैग ऑन इग्निशन होता है। किसी में अचानक आग लगता नहीं है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, तो उसी को ही लैग ऑन इग्निशन होता है। यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो ज़रूरी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी क्वेश्चन गलत है तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।